बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद वकास। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 15 में डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक को डिस्कस करना है। तो जो यूरिनरी ट्रैक है इससे रिलेटेड डिटेल्ड लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जो यूरिनरी ट्रैक है इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ किडनीज, the pair of ureters opening into the urinary bladder and then urethra out of the body। अब यूरिनरी ट्रैक में जो किडनीज हैं ये यूरिन को प्रोड्यूस करती हैं और अल्टीमेटली ये यूरिन पेनिस की ओपनिंग के थ्रू किडनीज से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, अब किडनीज में बनने वाला यूरिन जब पेनिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाएगा तो इसमें सारे का सारा यूरिनरी ट्रैक इन्वॉल्व है। अगर यूरिन फॉर्मेशन के दौरान किसी भी किस्म का इन्फेक्शन जनरेट होता है, मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन अपसेट होती है, ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल होता है, तो इसका इफेक्ट इस पूरे के पूरे यूरिनरी ट्रैक पे पड़ सकता है और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं उन्हें UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, दे कैन बी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली। ठीक है भाई, विच कैन इफेक्ट द किडनीज, द यूरेटर, द ब्लैडर, द यूरेथ्रा एज वेल। अगर ये इन्फेक्शंस किडनीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये किडनीज को इफेक्ट करते हैं, तो इनको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अगर ये इन्फेक्शंस यूरेथ्रा को इफेक्ट करते हैं तो इनको कहते हैं यूरेथराइटिस। और इसी तरह से अगर ये यूरिनरी ब्लैडर को इफेक्ट करते हैं तो फिर इनको नाम दिया जाता है सिस्टाइटिस। यहां पे जो सफिक्स है ITIS, आइटिस, ये सफिक्स आइटिस इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पाइलोनेफ्राइटिस किडनीज की इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शंस, यूरेथराइटिस यूरेथ्रा की इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा, और सिस्टाइटिस ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शंस। ठीक है भाई, ये इन्फेक्शंस अगर हम स्टडी करें तो हम ये देखेंगे कि इन इन्फेक्शंस में जो लेंथ ऑफ द पेनिस है दैट इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, और एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक ये जो लेंथ है ये 1.5 सेंटीमीटर के करीब है फीमेल्स में, जबकि 8 सेंटीमीटर के करीब है मेल्स में। तो ड्यू टू स्मॉलर लेंथ ऑफ पेनिस इन फीमेल द UTIs आर मोर कॉमन इन फीमेल। UTIs यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो फीमेल में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि एक्सटर्नल लेंथ जो है वो बहुत छोटी है, इसलिए बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स या एक्सटर्नल पार्टिकल्स बड़ी आसानी से इस यूरिनरी ट्रैक में एंटर होते हैं और इसमें इन्फेक्शन जनरेट करते हैं। जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं ये मैंने आपको बताया कि मोस्टली दे आर कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। जैसे आपके पास टेबल 15.1 में एक छोटी सी लिस्ट भी गिवन है जिसमें डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया का नाम दिया गया विच आर कॉजिंग इन्फेक्शंस, जिसमें एसर्शिया कोलाई, प्रोटियस व्यूगैरिस और क्लेब्सिella नमूनाई ये पर्टिकुलरली UTIs कॉज करते हैं। इसी तरह से निजीरिया गोनोरिया ये यूरेथराइटिस भी कॉज करता है और उसके अलावा गोनोरिया भी कॉज करता है। गोनोरिया एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी डिटेल चैप्टर 20 में हम डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह ट्रिपोनिमा पैलिडियम ये UTIs में भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है। जो डिजीज कॉज होती है ड्यू टू ट्रिपोनिमा पैलिडियम दैट इज सिफिलिस डिजीज। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बैक्टीरिया, और जाहिर है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें हमारे पास सिंपलेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो है यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये तो आपके पास इन्फेक्शन है। अब यूरिनरी ट्रैक में जो फर्दर प्रॉब्लम्स हैं दे कैन बी आल्सो जनरेटेड ड्यू टू मेटाबोलाइट्स। जब मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में जरूरत से ज्यादा होगी
तो these metabolites may accumulate into the kidneys or the urinary tract। जब मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो इस फॉर्म ऑफ द मेटाबोलाइट्स को बायोलॉजिकली स्टोन्स का नाम दिया जाता है। जैसा कि फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स फॉर्मेशन होती है ड्यू टू एक्सेस लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो मेटाबोलाइट्स हैं अगर ये हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कम या ज्यादा हो जाते हैं तो इनकी क्रिस्टलाइजेशन से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की जो फिल्ट्रेशन है, चूंकि वो किडनीज के अंदर होती है, तो हमारे यूरिनरी ट्रैक में स्टोन्स फॉर्मेशन का खतरा होता है। ठीक है, अब जो स्टोन्स फॉर्मेशन यूरिनरी ट्रैक में होती है ये डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकती है। ठीक है, ये जो स्टोन्स फॉर्मेशन है इट मे टेक प्लेस एट द किडनीज, ठीक है, एज वेल एज इन द ब्लैडर, and rarely it may take place into the ureters as well। ठीक है, rarely it may take place into the ureters as well। अब जब स्टोन्स फॉर्मेशन होती है यानी क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है तो आपको पता है कि ये क्रिस्टल्स इस ट्रैक में फंस जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जब इस ट्रैक से पास करेंगे तो एक तो इस ट्रैक को थोड़ा थोड़ा डैमेज करेंगे और दूसरा क्रिस्टल फॉर्मेशन की वजह से जो फ्लो है यूरिन का ऑब्वियसली दैट विल आल्सो बी ऑब्स्ट्रक्टेड। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन की वजह से भी पेशेंट जो है ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। अब मुख्तलिफ तरह के साल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं जिनकी ब्लड में एक्यूमुलेशन की वजह से स्टोन्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो स्टोन्स फॉर्मेशन में कॉमन साल्ट्स हैं उसमें कैल्शियम है, फिर ऑक्सैलिक एसिड्स हैं, ठीक है, इसके अलावा फॉस्फेट्स हैं, ठीक है, फिर इसके अलावा सिस्टीन है। तो ये मुख्तलिफ तरह के साल्ट्स हैं विच आर मोस्ट कॉमनली कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, जो किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अगर कैल्शियम का लेवल हमारे ब्लड में ज्यादा होगा तो इस कंडीशन को लिखा जाएगा हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया, ये जो सफिक्स होता है ईमिया, ये सफिक्स ब्लड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो प्रीफिक्स होता है हाइपर का ये हाई को रिप्रेजेंट करता है। तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, हाइपर कैल्सीमिया। जाहिर है अल्टीमेटली इसकी फिल्ट्रेशन होगी किडनीज में और इसका लेवल यूरिन में इंक्रीज होगा, सो इट विल बी appearing as hyper calciuria। अब यहां पे यूरिया का जो सफिक्स है ये यूरिन को रिप्रेजेंट करेगा, यूरिया का जो सफिक्स है ये यूरिन को रिप्रेजेंट करेगा, तो हाइपर कैल्सीयूरिया। ठीक है भाई, अब इसी तरह से ऑक्सलेट आयंस की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो इसकी फिल्ट्रेशन होती है किडनीज में, इट वुड बी लीडिंग टू हाइपर ऑक्सलूरिया या हाइपर ऑक्सलूरिया, इसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से ये जो स्टोन्स फॉर्मेशन है इट कैन बी ड्यू टू यूरिक एसिड, इट कैन बी ड्यू टू यूरिक एसिड। ठीक है, तो यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो उसको ब्लड में, तो उसको बोलेंगे हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, सबसे ज्यादा इंसिडेंस कैल्शियम और ऑक्सलेट का होता है। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के स्टोन है ये ऑलमोस्ट 70% है। ठीक है, बाकी तकरीबन 15% के करीब फॉस्फेट्स है और 10% के करीब जो है वो यूरिक एसिड के स्टोन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह के स्टोन्स हैं जो किडनीज में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, किडनीज में जिनकी फॉर्मेशन हो सकती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटाबोलाइट्स इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम या इनटू द बॉडी। ठीक है भाई, ये जो कंडीशन होती है कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स, इस कंडीशन को पाइलोनेफ्राइटिस का नाम दिया जाता है, सॉरी इस कंडीशन को नेफ्रोलिथियासिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस, द कंडीशन ऑफ हैविंग किडनी स्टोन्स, द कंडीशन ऑफ हैविंग किडनी स्टोन्स।
अब किडनी स्टोन्स को तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमें यह मालूम हो गया कि किडनीज के अंदर स्टोन्स फॉर्मेशन हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ द स्टोन्स। अब स्टोन्स के रिमूवल के लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज को फिजिकली ड्रेन करवाना पड़ता है, फिजिकली ड्रेन करवाना पड़ता है या फ्लश आउट करवाना पड़ता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे पानी के पाइप में कहीं पे ब्लॉकेज आती, अब या तो यह है कि कहीं से पाइप को डैमेज करके आप उस ब्लॉकेज को निकालते हैं, ड्रेन को क्लियर करते हैं, वाटर ड्रेन को, या फिर ये होता है कि आप फुल प्रेशर से पानी को सर्कुलेट करवाते हैं। उससे क्या होता है कि वो ब्लॉकेज जो है ना उस ड्रेन के साथ खुद ब खुद एक्सटर्नल आउटलेट से बाहर निकल जाती है। तो सेम इज द केस फॉर यूरिनरी ट्रैक। यूरिनरी ट्रैक में ये जो स्टोन्स हैं, दीज आर द ऑब्स्ट्रक्शंस, दीज आर द ब्लॉकेजेस। तो इन ब्लॉकेजेस को या तो फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट करना, फिजिकली आइसोलेट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इस ब्लॉकेज को किसी ना किसी तरह से फ्लश आउट करवाना पड़ेगा, यानी इसको बहा के बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो ट्रीटमेंट है हम देख सकते हैं कि या तो फिजिकली आप इसको रिमूव करवाएंगे या फिर आप इसको फ्लश आउट करवाएंगे। अब जो फ्लशिंग आउट है ये कंपैरेटिवली फिजिबल नजर आता है फॉर द बॉडी एज कंपेयर टू फिजिकल रिमूवल, क्योंकि फिजिकल रिमूवल में होगी सर्जरी, और जाहिर है आपको पता है कि जब सर्जरी की जाती है, जब सर्जिकल रिमूवल किया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी के साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो यहां पर हमें ऐसा नजर आता है कि इसको फ्लश आउट करवाना, इसको रिमूव करवाना, इसको बहा के निकालना कंपैरेटिवली इजी होगा। बट हाउ कैन वी फ्लश आउट, हम इसकी फ्लशिंग आउट कैसे कर सकते हैं? फॉर फ्लशिंग आउट हमें यह देखना है कि स्टोन्स का साइज क्या है। जो स्टोन्स का साइज है यह बड़ा मैटर करेगा फ्लशिंग आउट के लिए। अगर तो यह साइज बिल्कुल छोटा है तो एक्सेस ऑफ द वाटर, ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ द वाटर में फ्लश आउट दीज स्टोन्स। जरा पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे, वो इन क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करेगा और आस्ते आस्ते इसको रिमूव करवाएगा यूरिनरी ट्रैक से, ठीक है। लेकिन अगर इसका साइज, ये क्रिस्टल्स कुछ इस नेचर के हैं कि पानी में इजीली डिसॉल्व नहीं होते, तो फिर हम कुछ लिक्विड्स, कुछ मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं जो इन क्रिस्टल्स को किसी हद तक सॉल्युबल बनाते हैं और फ्लश आउट करवाते हैं, प्रोवाइडेड दैट स्टोन साइज इज स्मॉलर। अब हम ये समझ रहे हैं कि अगर स्टोन साइज छोटा है फिर तो फ्लश आउट हो जाएगा, बट व्हाट विल हैपन इफ स्टोन्स साइज इज लार्जर। अगर स्टोन्स का साइज बड़ा है तो फिर क्या किया जाए? फिर हमारे सामने दोबारा से एक सवाल पैदा हो गया कि भाई अगर स्टोन्स का साइज बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे? तो इफ द साइज ऑफ द स्टोन्स इज लार्जर, तो फिर हमारे पास जो फ्लशिंग आउट के लिए अल्टरनेटिव मेथड्स हैं वो दो तरह के हैं, ठीक है। दो तरह के मेथड है। नंबर 1 ESWL, ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरल, एस फॉर शॉक वेव और SW, और L फॉर लिथोट्रिप्सी, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। ये जो लिथोट्रिप्सी है, लिथोट्रिप्सी कहते हैं रिमूवल ऑफ द स्टोन्स विदाउट सर्जरी, रिमूवल ऑफ द स्टोन्स विदाउट सर्जरी। तो बेसिकली लेजर के थ्रू जब हम स्टोन्स को ब्रेक करेंगे, लेजर के थ्रू या रेडिएशंस के थ्रू हम स्टोन्स को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, लार्जर साइज का स्टोन स्मॉलर साइज में कन्वर्ट होगा, और फिर उसको फ्लश आउट करवाना काफी हद तक हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है भाई। तो लिथोट्रिप्सी के थ्रू हम साइज को रिड्यूस करते हैं। तो वन ऑफ द मेथड इज ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी है, ये मेथड हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इस केस में विद द हेल्प ऑफ द लेजर हम स्टोन्स को ब्रेक करेंगे स्मॉलर पार्टिकल्स में, और स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करने के बाद फिर उसको यूरिनरी ट्रैक से एक्सक्रीट आउट करवाएंगे, इधर बाय ड्रिंकिंग वाटर और सम ऑफ द अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है भाई। अब जो सेकंड मेथड हमारे पास आएगा फॉर ब्रेकिंग द स्टोन्स, वो आएगा PCNL। PCNL stands for percutaneous and for nephro, percutaneous nephro and for lithotripsy. Again it is a type of lithotripsy. तो percutaneous nephrolithotripsy, ठीक है। यहां पर इस केस में वी आर गोइंग टू यूज द लिथोट्रिप्टर, हम लिथोट्रिप्टर को यूज करेंगे। अब लिथोट्रिप्टर क्या है, यूं समझ लें कि एक डिवाइस है जो फिजिकली स्टोन्स को आइसोलेट करेगी, जो फिजिकली स्टोन्स को आइसोलेट करेगी। कहां से आइसोलेट करेगी? जिसने फिजिकली स्टोन्स को आइसोलेट करना है फ्रॉम द किडनीज, ठीक है, जिसने किडनीज से फिजिकली स्टोन्स को आइसोलेट करना है। ठीक है, अब कैसे आइसोलेट करना है, सॉरी डिस्प्लेस करना है, आइसोलेट तो नहीं, फिजिकली स्टोन्स को डिस्प्लेस करना है। अब देखें होगा क्या कि सबसे पहले स्टोन्स को क्रश करेंगे यूजिंग हाई एनर्जी रेडिएशन। जैसे एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक में लिथोट्रिप्सी में रेडियो वेव या हाई एनर्जी रेडिएशन से स्टोन्स को क्रश किया जाता है और फिर फ्लश आउट करवाया जाता है। इसी तरह यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले लिथोट्रिप्टर के थ्रू लिथोट्रिप्टर को इंजेक्ट करके स्टोन्स को डिस्प्लेस करते हैं ताकि वो मोर सेंसिटिव से कंपैरेटिवली लेसर सेंसिटिव एरिया की तरफ मूव करे। फिर उसके बाद लेजर रेडिएशन से हिट करके उसको ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में और फिर उसको फ्लैश आउट करवा लेते हैं। तो ये दो हमारे पास कॉमन मेथड्स हैं फॉर रिमूविंग द किडनी स्टोन्स। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास किडनी फेलियर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास यूटीआईज और किडनी स्टोन से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल है। इनमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एनडी टेस्ट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज वगैरह जो डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है भाई, जिनको हम रेगुलर क्लास में भी इंशाल्लाह डिस्कस करते होते हैं और फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा किडनी फेलियर का, जिसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।